आवाज क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो बेटा यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब बेटा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस यूनिट में हमें मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के बारे में बात करनी है। अच्छा देखो कैसे सब चीजें इंटररिलेटेड है। सबसे पहली यूनिट थी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां आप बात करते थे सिर्फ स्टैटिक चार्ज के बारे में। फिर हम मूव करके आ गए करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जहां पर चार्जेस मूव होने लगे, और क्योंकि वहां पर हमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करना था, तो हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के टाइम पर उसका जो इफेक्ट था जिसकी वजह से करंट क्रिएट होता था, हम सिर्फ करंट की प्रॉपर्टीज के बारे में हम वहां बात कर रहे थे। लेकिन आज हमें बात करनी है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, यानी हमें बात करनी है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। अच्छा एक ना बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, और ये इंटरेस्टिंग बात ये कि जनरली हम लोग मूविंग चार्जेस के साथ सिर्फ करंट को एसोसिएट करके देखते हैं, ऐसा नहीं है। मूविंग चार्जेस के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड्स भी एसोसिएटेड होते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट था, दिस कॉन्सेप्ट वाज इनिशियली गिवन इन 1802, ठीक है। और 1802 में एक इटालियन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जियान डोमेनिको, ठीक है। जियान डोमेनिकॉन ने सबसे पहले 1802 में ये ऑब्जर्व किया कि करंट कैरिंग एलिमेंट्स के अराउंड कुछ मैग्नेटिक नीडल्स जो रखी होती थी वो डिफ्लेक्ट करती थी। सो दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। और उस टाइम पर वहां के न्यूज़पेपर में, एक गजेट करके न्यूज़पेपर हुआ करता था, उसके अंदर उन्होंने इस पेपर को पब्लिश किया। बट ये थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान लोगों ने दिया नहीं। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ सालों के बाद, 30-40 साल के बाद, एक दानिश फिजिसिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस चीज को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने इसको एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। और वो जो एक्सपेरिमेंट था, दैट एक्सपेरिमेंट वाज कॉल्ड ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट, और साइंटिस्ट का नाम था हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। तो ऑर्स्टेड ने ये कहा कि हमारे पास अगर एक करंट कैरिंग वायर है, और इस करंट कैरिंग वायर के पास जस्ट परपेंडिकुलर टू इट एक मैग्नेटिक नीडल प्लेस है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक नीडल एक सर्टेन डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। इट मींस करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के बारे में सबसे पहले हमें इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला। जब उसने इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो डिफ्लेक्शंस थी वो रिवर्स हो गई। यानी अगर ये नॉर्थ था और ये साउथ था, तो नॉर्थ अगर पहले इस तरफ मूव कर रहा था, साउथ इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था, तो बाद में करंट की डायरेक्शन चेंज होने के बाद जो डिफ्लेक्शंस थे वो रिवर्स हो गए। सो दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस जब लोगों ने ये माना कि हाँ, किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। लेकिन इसके बारे में कैलकुलेशन कैसे की जाए, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट कैसे करें, इसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे, ठीक है। तो पता कैसे लगना था फिर कि कैलकुलेट करें कैसे? तो कैलकुलेशन के लिए जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था, या जो सबसे पहला लॉ था, दैट लॉ वाज गिवन बाय बायट एंड सेवर्ट। और ये वो पहला लॉ है इस चैप्टर में जिसकी सिग्निफिकेंस एग्जैक्टली वही है, इसको हम कहते हैं बायट सेवर्ट लॉ, ठीक है। बायट सेवर्ट लॉ की सिग्निफिकेंस इस चैप्टर में वही है
जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ की थी। तो बायट-सैवर्ट लॉ को बड़े ही ध्यान से समझेंगे। कूलम्स लॉ पता होने के बाद हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आसान हो गया था। तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते थे बाय यूजिंग द जनरल फॉर्मूला E = kq by r square, और ये kq by r square was generated using the concept of Coulomb's law itself। लेकिन फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के और तरीके सीखे, ज्यादा आसान था गॉस लॉ। ठीक है, सिमिलरली जो सिग्निफिकेंस यहाँ बायट-सैवर्ट लॉ की है वही वहां पर किसकी थी, कूलम्स लॉ की। लाइकवाइज आपको एक और अल्टरनेटिव मेथड सिखाएंगे जिसमें कि आप मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे कैलकुलेट करोगे वो आसान हो जाएगा आपके लिए, और एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर लॉ की सिग्निफिकेंस वही होगी जो कि वहां पर गॉस लॉ की है। तो इधर हमें पढ़ना है एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो देयर आर टू मेथड्स जिससे कि आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। पहला है हमारा बायट-सैवर्ट लॉ और दूसरा है हमारा एम्पियर लॉ। तो स्टार्ट करेंगे बायट-सैवर्ट लॉ के साथ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा करंट कैरिंग एलिमेंट के अराउंड है, लेकिन एक सिंगल मूविंग चार्ज अगर हो तो क्या उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी? यस, होगी। यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो उसके अराउंड भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी। एक पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो भी उसके अराउंड कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, बट वो मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जिसको कि हम लोग किसी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर ऑब्जर्व कर पाए। और अगर मान लो कि हम कर भी पाते हैं तो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक करंट कैरिंग वायर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, और हर फ्री इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस अगर एक पॉइंट पर मुझे ऑब्जर्व करना पड़े तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो कि ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ देयर आर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एंड लेट्स से दिस इज माय पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P। अब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पर अगर मैं कोई मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता हूं तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का भी तो इन्फ्लुएंस होगा, इसका भी तो इन्फ्लुएंस होगा, इसका भी इन्फ्लुएंस होगा, इसका भी होगा, और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका भी होगा। तो अब आप सोचो कि हर इंडिविजुअल चार्ज का इन्फ्लुएंस अगर इस पॉइंट P पर मुझे कैलकुलेट करना पड़े, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सभी का मुझे वेक्टर सम करना पड़े, तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला। वो सोल्यूशन ये कि हम पॉइंट चार्ज के बजाय करंट एलिमेंट की बात करेंगे। क्यों? एक सिंगल करंट एलिमेंट के अंदर, लेट्स से कि ये कंडक्टर है तो मैं इसको n नंबर ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूं जिनकी एक सिग्निफिकेंट लेंथ हो। क्या कर सकते हैं ऐसा? यस सर। क्योंकि देखो करंट तो कांस्टेंट ही मूव कर रहा ना थ्रू द वायर, लेकिन पर यूनिट लेंथ अगर मैं स्मॉल सेक्शंस ले लूं तो उन सेक्शंस के अंदर कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, मैं उस सेक्शन का इन्फ्लुएंस ऑब्जर्व कर लेता हूं, तो मेरे लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल्स रिड्यूस हो जाएंगे, है ना? इतनी बात क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो देखो ध्यान से, तो बायट-सैवर्ट लॉ कहता क्या है? बायट-सैवर्ट लॉ ये कहता है, पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वो कहता है कि अगर हमारे पास एक वायर है, ये एक वायर है, और इस वायर के अंदर कुछ करंट I मूव कर रहा है, तो मैं यहां एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लूं dl, और इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl के जस्ट सामने यहां पर ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, और dl एलिमेंट इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो लाइन ऑफ एक्शन है r, यानी डिस्टेंस है r, उसके साथ एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर प्लेस्ड है। ठीक है, मैं एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं ले रहा, अदरवाइज फिर आप कहोगे कि आइडियल केस हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आइडियल केस बनाने के बजाय एक ऐसा केस बनाने की कोशिश करेंगे जिसको कि हम लोग कहीं पर भी अप्लाई कर सकें। सो लेट्स से कि ये पॉइंट P और इसकी जो लेंथ है, करंट कैरिंग एलिमेंट की लेंथ, दे आर इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल थीटा,
तो बायट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग बायट-सावर्ट लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट P is directly proportional to length of the conductor, yani length of the current carrying element is directly proportional to the magnitude of current flowing through the conductor, is directly proportional to sin theta, and is inversely proportional to square of the distance between them. तो जब हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं बेटा, तो this will be equal to dB is directly proportional to IDL sin theta upon r square. तो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट लगाएंगे k, so this will be IDL sin theta upon r square. अब यहाँ पर k की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है एंड दैट वैल्यू इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसकी वैल्यू भी होती है 10 टू द पावर -7. तो आप dB लिख सकते हैं इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर. SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला. टेस्ला को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं फिर से समझना. बायट-सावर्ट लॉ कहता है, लिखना है तो लिखो इसी को, मैथमेटिकली तो मैंने लिख दिया, आप इन वर्ड्स लिखें. लिखो, इट स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड around a current carrying conductor, magnetic field around a current carrying conductor is directly proportional to the length of the current element comma the magnitude of current flowing through the conductor comma sine of angle between the length of the conductor and the observation point and inversely proportional to square of the distance between them. लिख लिया? Sir, last line can you repeat one? Sign of, sir. Sine of angle between the current carrying conductor and the observation point. Sine of angle between the current carrying conductor and the observation point and inversely proportional to square of the distance between them. ठीक है बेटा? Yes, sir. Okay. Now, what is this mu naught upon 4 pi signifies? या क्या represent करता है? So mu naught upon 4 pi, although कि ये आपके पास k है, constant है, तो यहाँ पर mu naught होता है permeability. Mu naught को बोला जाता है permeability of free space. अब आप इसको रिलेट कर सकते हो परमिटिविटी के साथ. दरअसल परमिटिविटी क्या होता था? इट इज द परमिशन गिवन बाय द मीडियम टू द फ्लो ऑफ चार्जेस. यानी हर मीडियम फ्लो ऑफ चार्जेस को कुछ परमिशन देता है ना. हर मीडियम चार्जेस के फ्लो को कुछ परमिशन प्रोवाइड करता था. लाइकवाइज हर मीडियम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के फ्लो को भी या उसको भी वो अलाउ करता है.
तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अपने थ्रू पास ही नहीं होने देते, तो उनकी परमिटिविटी या परमेबिलिटी कुछ और होगी, लेकिन जो फ्री स्पेस है उसकी परमेबिलिटी कुछ और होती है। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. अगर आप यहां से कैलकुलेट करना चाहें तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस सीधा सीधा निकल आया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, है ना? क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू k, और मैंने बोला इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -7 भी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो गई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। यस सर। So this is the permeability of free space. Means अगर आप वुड की बात करो, ठीक है, अच्छा जैसे लैब में हम लोग कंपास, मैग्नेटिक कंपास या फिर मैग्नेटिक मैग्नेट्स या मैग्नेटिक नीडल्स जनरली हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर से या मैन्युफैक्चरर से जब हम रिसीव करते हैं तो वो इतने इतने छोटे छोटे ना लकड़ी के ब्लॉक्स के बीच में फंसा के देता है। क्यों? क्योंकि अगर मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल कभी किसी ऐसी चीज के इन्फ्लुएंस में आ जाए जो कि ऑलरेडी मैग्नेटिक इन नेचर हो तो उनकी अलाइनमेंट्स खराब हो जाती हैं, तो वो लकड़ी के ब्लॉक्स के बीच में रख के क्यों देता है? क्यों? क्योंकि वुड इज द बैड कंडक्टर ऑफ, या वुड की जो परमेबिलिटी है, दैट परमेबिलिटी इज वेरी लेस फॉर मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी वुड अपने थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को पास नहीं होने देता। तो इसी तरह के एलिमेंट्स हमारे पास भी होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अपने थ्रू पास नहीं होने देते। अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट छोटी क्लास के बच्चे करते हैं। आपका जो वो होता है प्रिंटर, प्रिंटर की जो इंक होती है, ठीक है, उस प्रिंटर की इंक को अगर आप एक मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो वो ग्रेविटी को डिफाई करती हुई दिखेगी। लेट्स से कि आपके पास एक छोटा सा डिश हो, चाइना डिश हो, इसके अंदर आपने कुछ वो प्रिंटर इंक डाली, अब आप इसके ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दो तो यू विल सी कि वो जो लिक्विड है इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द मैग्नेट। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर इंक के अंदर मैग्नेटिक कंपोनेंट्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं एंड दे started attracting towards the magnet। इसी की वजह से हमें वो पर्टिकुलर लिक्विड ग्रेविटी को डिफाई करता हुआ दिखता है, और छोटी क्लास के बच्चे ये वाला मॉडल बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यानी कि वो दिखाते हैं कि हमने एक फेरोमैग्नेटिक लिक्विड बना दिया, अब उसमें है कुछ नहीं, इंक ही है उसके अंदर। आप जितना ज्यादा उसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल्स डाल देंगे वो उतना ही स्ट्रांगली उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें जनरली छोटे बच्चे यूज करते हैं। तो कहने का मतलब वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं जिनका के जो परमिटिविटी होता है या परमेबिलिटी होता है, इन केस ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करेंगे तो जिनकी जो परमेबिलिटी होती है वो वेरी करती है मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ भी। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि डायामैग्नेटिक होते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ फेरोमैग्नेटिक होते हैं। आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, डाया, पैरा, फेरो? Yes, sir. हाँ, यस। तो जो डायामैग्नेटिक होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं ना। Yes, sir. डायमैग्नेटिक मटेरियल्स फीबली रिपेल करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के थ्रू स्ट्रांगली पास करेंगी, इसी तरीके से डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के थ्रू वो रिपेल कर जाती हैं, उससे बाहर की तरफ से निकलती हैं। तो कहने का मतलब ये कि परमेबिलिटी इज द परमिशन गिवन बाय द मीडियम टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। तो म्यू नॉट की वैल्यू हमें यहां से पता लग गई कि म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अब बेटा इस पर्टिकुलर रिलेशन को हमने लिखा था dv। dv मींस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, किसकी? सिर्फ इतने लेंथ एलिमेंट की। ये जो dl लेंथ एलिमेंट हमने लिया है सिर्फ इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर। अगर आपको टोटल के लिए चाहिए तो फिर आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन b इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो आपका कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट होगा, तो अंदर आपके पास बच जाएगा dl। ऑब्वियसली sin थीटा भी आपका कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि एंगल तो कभी भी वेक्टर नहीं होता, मतलब रेशियो कभी भी वेक्टर नहीं होता, तो sin थीटा, और अंदर बच गया आपके पास dl अपॉन आर स्क्वायर।
इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास एक रिलेशन बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, एप्लीकेशंस क्या है इसकी, वो बात करेंगे, बट उससे पहले इसकी कुछ लिमिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि dB की वैल्यू आप देख ही रहे हो कि आपके पास है μ0/4 आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। अगर मैं कहूं इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इस बात को गौर से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल्स करते हुए बहुत यूज होगा, ठीक है, और काफी यूजफुल चीज है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, तो dB कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, है ना? Yes, sir. ये वाली बात क्लियर है क्या, dB 0 हो जाना चाहिए इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, देन Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. अब मुझे ये बता दो कि ये थीटा किसके बीच में था, dl और r के बीच में था। अगर मैं ये कहूं कि ये थीटा 0 हो जाए, इसका मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट उठ के कहां जा रहा है, टुवर्ड्स द लेंथ, Yes, sir. यानी ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है लेट्स से, और पहले ऑब्जर्वेशन पॉइंट P यहां पर था। अगर मैं इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P को उठा के यहां ले आऊं, तो अब देखा जाए तो dl और थीटा के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया ना, हो गया। ऑब्जर्वेशन पॉइंट P अगर यहां हो तो Yes, sir. दिस इज द कंडीशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। तो याद रखना, कभी भी अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी, अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। मैग्नेटिक फील्ड्स कहां होती हैं, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हमेशा कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा होगा, कोई भी अगर मूविंग चार्ज होगा या एक्सेलरेटेड चार्ज होगा, तो उस एक्सेलरेटेड या मूविंग चार्ज के परपेंडिकुलर ही आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और किसी जगह पर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। कहने का मतलब एक्सट्रीम केसेस में या तो परपेंडिकुलर हो या अलोंग द लेंथ हो। तो अलोंग द लेंथ मींस 0 डिग्रीज, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, अगर किसी एक एंगल पे, आर्बिट्ररी एंगल पे, तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा फिर, ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो यहां पर अगर मैं कहूं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो आपका dB क्या हो गया, dB मैक्सिमम हो गया, और ये dB मैक्सिमम की वैल्यू होगी μ0 IDL अपॉन 4 pi r स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. तो आई होप कि इतना पार्ट क्लियर है। Yes, sir. इसको यहां से रब कर दूं, बोलो बेटा, एक बार देखना है क्या 2 मिनट के लिए, या फिर रब कर दूं? So 1 minute. 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बेटा पढ़ लो, मैंने वैसे स्क्रीनशॉट ले लिया है, शेयर कर दूंगा, आप देख लो एक बार। तमन्ना, इतना टॉपिक क्लियर है बेटा? Yes, sir. Clear है सर, अभी आपकी स्क्रीन में दिखी मुझे। स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही बेटा? सर अभी मतलब गई है, वरना पहले दिख रही थी। एक बार फिर आप लीव करके एक बार फिर से एंटर करो। ओके सर। स्नेहा, Yes, sir. Clear. ओके। आशी क्लियर है बेटा? Yes, sir. Clear. अभिमन्यु, यस सर। एंजेला, Yes, sir. Clear है। अन्वेषा, Yes, sir. आर्यन, हाँ सर क्लियर है। समर्थ, कोई प्रॉब्लम है? यस सर क्लियर है। माही, Yes, sir. Clear है। मेलिसा, नकुल, Yes, sir. सर क्लियर है। नंदिनी, रिया,
सर clear क्लियर है। सिया आपको क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके चलो अब रब कर दूं बोर्ड। यस सर कर दो। अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, किसी भी ऐसी चीज को जिसको के हम कहते हैं कि भाई वो वेक्टर है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे किया जाए, ठीक है। अभी एक बार मैं फिर से वही फॉर्मूला लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। आप सबको मुझको एक बात बतानी है, ठीक है, आप सबको मुझे एक बात बतानी है कि इस फॉर्मूला का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, कैसे लिखेंगे। हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। कोई भी बुक में से नहीं देखेगा, सिर्फ वेक्टर की नॉलेज का एक टेस्ट है ये, एक छोटा सा टेस्ट। बोलो बेटा आप अपने आइडियाज, किसको क्या लगता है कि क्या होगा। नाम से पूछूं, अपने आप नहीं बताओगे। सर इसमें सर, डायरेक्शन तो R के अलोंग होगा। डायरेक्शन आर के अलावा होगा। अच्छा चलो फिगर भी बना देते हैं, ये लो फिर से वही फिगर, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, दिस इज I, ये मेरा लेंथ एलिमेंट DL, दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज R। तो डायरेक्शन R के अलोंग होगा। और कोई और। आर्यन क्या होना चाहिए बेटा। सर डायरेक्शन आर के लिए मतलब जो वेक्टर फॉर्म निकलेगी वो आर के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। अच्छा समर्थ क्या होना चाहिए बेटा। सर एक सेकंड से कर रहा हूँ। माही डू यू हैव एनी आइडिया। नो सर। अच्छा चलो बेटा देखो, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं पहले ही बता चुका, सामने लिखा हुआ है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ डीबी वेक्टर। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इंटीग्रल लिख रहा था इसका, तो मैंने आपको बोला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट होगा, तो ये तो कांस्टेंट है, ऑब्वियसली इसका कोई वेक्टर नहीं हो सकता, ठीक। अच्छा एक और बात तय है कि यहां कहीं पर एक क्रॉस प्रोडक्ट जरूर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर है। आपने क्लास 11th में पढ़ा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू सी वेक्टर। यस सर। यस सर। अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो वो इक्वल टू हो सकता है ना, डॉट होगा, वेक्टर नहीं हो सकता। अगर रिजल्टेंट क्वांटिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, पहली बात तो अपने दिमाग में बैठा। अब क्रॉस किस किस का होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, ऑब्वियसली ये वेक्टर नहीं हो सकता। करंट आपका टेंसर होता है, ये भी वेक्टर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। अब बात बच गई साइन थीटा। साइन थीटा यहां दिख रहा है, इट मींस के क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो सीधी सी बात है बेटा, अभी मुझे किसने बोला था कि आर की डायरेक्शन में होगा। सर मैंने। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो सिया ने बोला था ना। यस सर। हाँ तो बेटा क्योंकि आपने बोला था कि आर की डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल ठीक है, आर ही डिसाइड करेगा एंगल। और अगर आर एंगल डिसाइड कर रहा है डीएल के साथ, तो आर एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो आप इसको क्या लिखोगे,
dl क्रॉस r, है ना, यही होना चाहिए। साइन थीटा हट जाएगा ना, Yes, sir. है ना, लेकिन नीचे क्या आएगा उसको कैसे समझोगे? तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि ये आपका आर कैप यहाँ होना चाहिए, यानी डीवी वेक्टर के साथ ये तो मैग्नीट्यूड हुआ और ये क्या होना चाहिए था, आर कैप। अब आप आर कैप को क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। इसका मतलब नीचे आ गया आर क्यूब, आर वेक्टर के मॉड का होल क्यूब, ठीक है। Yes, sir. So this is the vector form of Biot-Savart law, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म सबको क्लियर है बेटा? इसमें किसी को भी कोई डाउट है इस एक्सप्रेशन को बनाने में, अभी पूछ लो। बोलो बेटा, किसी को भी डाउट है? मैं वन बाय वन सबके नाम लूंगा, उससे अच्छा ये है कि आप खुद ही बोलो कि किसी को कोई डाउट है तो। सर क्लियर है। ठीक है, गुड। अगर ये सबको क्लियर है तो अच्छा, आप मुझे ये बता दो, डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर कहां होना चाहिए? वेक्टर तो बन गया, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर? अच्छा ये बता दो, चलो छोड़ो। A vector cross B vector is equal to C vector. Direction of C vector क्या होता था? बोलो, डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर क्या होता था? नहीं, चलो लिखो, डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर is always perpendicular to the plane of A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यानी अगर ये A वेक्टर है और ये आपका B वेक्टर है, तो मैंने बोला A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो आप कैसे निकालेंगे? थंब रूल अप्लाई करेंगे। थंब गया अंदर, अलाउ योर पाम टू मूव फ्रीली, क्योंकि ये A से B की तरफ जा रहा है, तो थंब कहां था? अंदर की तरफ था ना। तो जब A से B की तरफ जाएगा, इट मींस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो यहां पर थंब इनवर्ड्स जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स, तो क्या लगाएंगे? क्रॉस। जहां कहीं पर भी हमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी होती है, उसकी जगह पे क्या लगाते हैं? क्रॉस लगाते हैं। लेकिन अगर यही बेटा मेरा बी सॉरी ये ए वेक्टर होता और ये बी वेक्टर होता, और मैं आपसे कहता कि आप मुझे बी क्रॉस ए बता दो, तो बी क्रॉस ए का मतलब बी से ए की तरफ चलना है, यानी कि पाम अब कैसे जाना चाहिए? देखो जरा, ऐसे बाहर, हम बाहर की तरफ है, और पाम कैसे मूव करे? बी से ए की तरफ, ठीक है। सो दिस विल बी बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए में थंब कहां रिप्रेजेंट कर रहा है? बाहर की तरफ, तो इसकी जगह हम क्या लगाते हैं? डॉट। डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। बट इन बोथ द केसेस जो मैंने ऊपर बात लिखी वो बिल्कुल करेक्ट है कि डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर एक प्लेन अंदर की तरफ जा रहा है और एक प्लेन बाहर की तरफ आ रहा है ना। Yes, sir. तो लाइकवाइज यहां पर डीबी की डायरेक्शन क्या होगी? डीबी की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ
डीएल क्रॉस आर, यानी लेंथ एलिमेंट और आर का प्लेन हम देखेंगे, यानी परपेंडिकुलर प्लेन देखेंगे। अब डीएल क्रॉस आर यहां पर ऐसे ही आएगा, ये रहा डीएल क्रॉस आर, तो ये प्लेन अंदर की तरफ जा रहा है इस तरफ, ठीक है। तो एक होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स, दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स। परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स होगा उसको हम लोग हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स होगा उसको हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन देते हुए अगर ऐसा सिनेरियो दे रखा हो कि आपको बहुत सारे क्रॉस साइंस लगा रखे हो और उसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहा हो, जैसे ये कहे an electron is injected with velocity in this region of magnetic field, तो ये समझ लेना मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स है, और अगर डॉट लगा रखे हो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स है। इतनी बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. डायरेक्शन से रिलेटेड इतनी बात आई होप कि सबको क्लियर हो गई होगी। यस सर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट बायट-सवर्ट लॉ की पहली एप्लीकेशन, इसको रब कर दूं यहां से। Yes, sir. ठीक है, बायट-सवर्ट लॉ की सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर। magnetic field due to a current carrying circular coil at its center। अब मान लिया कि करंट कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी ले सकते थे। मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे, ठीक। अब बेटा सेंटर से लेके आप किसी भी पॉइंट पे इस पे एक रेडियस तो मार्क कर सकते हो ना, होगा आर, और जहां पर आपने रेडियस मार्क करा वहीं पर आप क्या ले लो अपना एक लेंथ एलिमेंट डीएल, ठीक है। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब अगर आपने यहां एक लेंथ एलिमेंट डीएल लिया और डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डीएल की डायरेक्शन यही होगी। बेटा बहुत सारे डीएल लेते चलोगे तो इधर डीएल की डायरेक्शन यानी लेंथ की डायरेक्शन टेंजेंशियल आउटवर्ड्स ही जाएगी ना। यस सर। तो यहाँ एंगल कितना बचा? 90। तो आपके पास बायट-सवर्ट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बायट-सवर्ट लॉ dB is equals to mu naught IDL sin 90 upon 4 pi r square। अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड B है म्यू नॉट I कांस्टेंट बाहर आ गया अपॉन 4 पाई r स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा क्योंकि रेडियस तो चेंज होने से रहा, अंदर बच क्या गया सिर्फ dl। अब ये dl एलिमेंट किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? सारे के सारे सरकमफ्रेंस पर। तो लिमिट्स लेंथ की क्या होंगी? 0 से लेके 2 पाई r। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इनटू 2 पाई r माइनस 0, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. dl का इंटीग्रेशन l और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई r माइनस 0। सो वी हैव फाइनल रिजल्ट म्यू नॉट I अपॉन पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू नॉट I अपॉन 2r विल बी द फाइनल रिजल्ट। आंसर किसमें आएगा? टेस्ला में, ठीक है।
क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। मतलब Yes, sir. बायट-सेवर्ट लॉ को अप्लाई करना इस पर्टिकुलर सिचुएशन में समझ में आ गया कि अगर आपको कभी भी किसी सर्कुलर कंडक्टर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोल दिया जाए तो निकाल लेंगे। दिस मेथड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन। ये एक बार पढ़ना है या मिटा दूं इसको? Sir, just 1 minute. हाँ देख लो बेटा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप देख लो फिर। सर कर लिया रीड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग straight conductor of finite length। फाइनाइट लेंथ मतलब जिसकी लेंथ हमें पता है। अच्छा, जिसकी हमें लेंथ पता हो तो उस पर्टिकुलर केस में आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हुए एक लिबर्टी आपके पास हमेशा रहती है, और वो लिबर्टी किस चीज की? वो है कि अगर आपको ये पता है कि ये आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ आपको मालूम है, कुछ करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है, तो इसका सेंटर आपको हमेशा पता रहता है। तो आप क्या करो, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो उसको कहां रख लो? परपेंडिकुलर टू द सेंटर। ठीक है? Yes, sir. तो अगर आप इसको परपेंडिकुलर टू द सेंटर रख लेते हो तो अब मान लिया कि यहां पर मैंने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लिया dl। ठीक है, ये रहा। तो जब आप अप्लाई करोगे यहाँ पर बायट-सेवर्ट लॉ, तो बायट-सेवर्ट लॉ क्या कहेगा? अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट लॉ, dB is equals to mu naught upon 4 pi idl sin 90 upon r square। एंगल तो यहाँ 90 दिख ही रहा है, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा b is equals to mu naught कांस्टेंट है upon 4 pi भी कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस r है आपका, यहाँ से ये भी कांस्टेंट था, तो बेटा आपके पास बचेगा I अपॉन आर स्क्वायर dl। अब dl कहां से कहां तक? ये O है। अगर मैं टोटल लेंथ को ये कहूं, यहां से लेके ये लेंथ प्लस l है और यहां से लेके ये लेंथ माइनस l हो, तो आप इसको माइनस l से लेके प्लस l तक इंटीग्रेट कर सकते हो। फ्रैक्शन में लेने के बजाय मैंने इसको प्लस और माइनस ले लिया तो आसान हो गया। Yes, sir. और अगर नहीं लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, है ना? जबकि जीरो तो हो नहीं सकता, तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। तो इसीलिए हमें साइन कन्वेंशन भी लेने पड़ेंगे कि एक बार हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक बार करंट से अपोजिट जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इनटू 2 टाइम्स ऑफ एल, यही हो जाएगा।
बेटा डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल प्लस एल 2l हो गया। Yes, sir. ठीक है, अब बेटा इसको म्यू नॉट आई इंटू 2l अपॉन 4πr² आप लिख सकते हो, लेकिन इसका एक स्पेशल केस है। अब स्पेशल केस क्या कहता है? स्पेशल केस ये कहता है, स्पेशल केस ये कहता है इफ L इज इक्वल टू R, यानी ये जो L है ये R के बराबर होता, यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट किसी ऐसी जगह पर होता जहां पर ये वाला L इस R के बराबर हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I 2R अपॉन 4πr², R से R कटा, 2 से 2, तो इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ठीक है, ये स्पेशल केस क्लियर है बेटा? Yes, sir. कौन बोला क्या कांस्टेंट था? समर्थ, आर्यन, आप कुछ बोल रहे थे बेटा? सर मैं कुछ नहीं बोल रहा था। दक्ष, अभिमन्यु, सबका ये पर्टिकुलर टॉपिक सबको समझ में आ गया? सर आपकी आवाज नहीं आ रही Yes, थी, sir. आप बोल रहे थे सर? Yes, sir. हाँ अभिमन्यु, मैंने पूछा था बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, ये सबको क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नकुल कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। अगला जो टॉपिक हमने करना है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और वो अगला टॉपिक क्या है आपका? इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर। अच्छा, हमने एक इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सीखी थी ना, विदाउट यूजिंग Yes, गॉस sir. लॉ, विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे पहले। ठीक है, अगेन आपकी बुक्स के अंदर लिखा होगा कि दिस इज नॉट इन योर कोर्स, बट बेटा कोई भरोसा नहीं है। पिछले साल सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर चार्ज कैरिंग कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ गया था बोर्ड में आपको सीबीएसई में, और वो बाद में ये बोला गया कि दिस इज नॉट इन द कोर्स। तो हम कोई सिचुएशन साथ नहीं लेके चलेंगे अपने कि ये हमने नहीं किया। ठीक है, सभी चीजें करनी है। चैप्टर नया है थोड़ा सा, ट्रीटमेंट इज अ बिट डिफरेंट, तो थोड़ा सा आप इसको, ऑब्वियसली मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ, और स्लाइड्स भी, वो आपकी स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दूंगा। तो इसको, इस चैप्टर को एक बार बेटा पढ़ेंगे ध्यान से। आज ज्यादा टॉपिक्स नहीं हुए हैं, 3-4 ही टॉपिक्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और बेटा क्लासेस की फ्रीक्वेंसी और कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके रखना, क्योंकि अभी कुछ टाइम के लिए क्लास के जो टाइमिंग्स है ना, मैं वो यही रखूंगा, क्योंकि स्कूल वालों का नहीं पता होता बेटा किस दिन बुला लेते हैं। और वैसे तो अभी तक तो कई दिन से मैं रोज ही जा रहा हूँ, ठीक, बट कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन सा काम आ जाए और कितनी जल्दी करके देना पड़े, बिकॉज सीबीएसई इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डेट्स। अभी आपकी क्लास ले रहा हूं मैं, और सामने मैसेज फ्लैश हो रहा था ड्यू टू सर्टेन न्यू नोटिफिकेशन, नाउ द डेट्स इज एक्सटेंडेड टू 2 ऑफ जुलाई, कि वो 30th तक नहीं सबमिट करना। अभी करंटली एक नोटिस आया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है, इसकी वजह से हमारी क्लास हैम्पर ना हो। सो आई होप कि ये वाला टाइम सभी को सूट कर रहा है, ऑल्दो इट्स अ बिट लेट, बट वैसे भी आपकी मैथ की क्लास भी आप 8 to 10 करते ही हो। ठीक है, तो अपना कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके रखना, और सभी लोग क्लास अटेंड करने की कोशिश करना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर की इस अकेले चैप्टर की वेटेज है जितनी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थी, और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा लेंदी था, दिस इज ऑल्सो लेंदी वन। ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह से छोटा टॉपिक नहीं है, बट हर टॉपिक एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। ठीक है बेटा?
ओके सर। Yes, sir. ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट टाइम परसों शाम को, और परसों शाम को हम स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर। ठीक है, Okay, sir. ओके बेटा, थैंक यू। Good night. Thank you, sir. गुड नाइट बेटा, थैंक यू। Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू।